आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अगले येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, metals, non-metals, extraction of metals, and corrosion. So without any further delay, let's get started. Forces around us. Now, there are two major forces that act around us. हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी दो मेजर फोर्सेस हैं जो काम करती हैं। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पे जो फोर्स काम करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेयर एज माइक्रो लेवल पे जो फोर्स काम करती है, छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्सेज अराउंड अस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैक्रो लेवल पे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइक्रो लेवल पे। अब अगर हम इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करें तो हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज m1 इंटू m2 अपॉन r2, यानी कि यहाँ पे m और m2 ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास हैं, वेयर एज r2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ये निकाला जा सकता है उनके मासेस के प्रोडक्ट से, और अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से, एंड उन्हें एक कांस्टेंट टर्म यानी कि ग्रेविटेशनल टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली जाती है चार्ज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड चार्ज ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके इनके जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकाल के। F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R2, और यहां पे जो K है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे टू पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चाहे हम उसे अपने एग्जिस्टेंस में फील नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एटॉमिक लेवल पे काम करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की। दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल to hold the position of proton and electron in an atom specifically। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, नाउ एज वी ऑलरेडी नो प्रोटॉन इज अ स्टैटिक चार्ज, तो जो सेंटर में न्यूक्लियस पे स्टैटिक चार्ज है वो प्रोटॉन है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन अ फिक्स्ड पाथ, तो जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह कभी भी नहीं बदलते, तो बेसिकली ऐसी कोई तो फोर्स है जो इन्हें इनकी जगह पे मौजूद रख रही है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दैट पर्टिकुलर फोर्स विच हेल्प्स देम टू होल्ड देयर पोजिशंस। वेयर एज जैसा कि हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, बट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करती है, एक बार इसके बारे में देखते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि जब सन के आसपास में जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि ये सारे प्लैनेट सन से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करते हैं। जैसे मर्क्यूरी सबसे आगे है तो उसका डिस्टेंस सन से शॉर्टेस्ट है, बट कहीं पे भी वो डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता, वो रिवॉल्व करता है तो वो उस फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करता है। अगर हम उसके आगे बात करें अर्थ की, वीनस की, मार्स की, ऐसे सारे जो भी प्लैनेट्स हैं
ये अपने रेस्पेक्टिव फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ही सन के ट्रेवल करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कोई पाथ बना हुआ है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व करते हैं, या फिर वो एक फिक्स दूरी जो है ये कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होती? दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैक्रो लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? इनकी पोजीशन को होल्ड करके रखने में मदद करती है। अब ज्योग्राफी में हम इस कॉन्सेप्ट को ऑर्बिट्स की तरह समझते हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास में। अब ये ऑर्बिट जो है वो वाकई में सोलर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, बट हमने इसको अज्यूम किया है ये एक इमेजिनरी पाथवे है फॉर प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि वो इस फिक्स पाथवे को कभी नहीं छोड़ते। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अप्लाई करते हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा प्रोटॉन जो है वो स्टैटिक चार्ज है, इट विल नॉट मूव, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूविंग चार्ज होता है, तो दे विल कीप ऑन मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या चीज है कि वो भी एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड प्रोटॉन। ऐसे फिक्स डिस्टेंसेस हमें एक एटम के अंदर नियरली 4 मिलते हैं। तो बेसिकली हमने उन चारों फिक्स डिस्टेंसेस को जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन्हें एक नाम दे दिया है शेल। नाउ व्हाट इज अ शेल? शेल इज एन इमेजिनरी गैप between electrons flowing in an atom which are known as shells। एक इमेजिनरी गैप जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रहता है जब वो फ्लो करते हैं एक एटम के अंदर। There are 4 different shells present, namely K, L, M and N respectively। 4 अलग अलग तरीके के शेल्स मौजूद हैं, K शेल, L शेल, M and N। No electron can move above or below these number of shells of electron। कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो इनसे ज्यादा ना तो इनसे कम मूव कर सकता है। They are moving exactly in these shells। वो exactly इन सेल्स के अंदर ही मूव करते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर एक शेल में कितने भी चाहे इलेक्ट्रॉन्स उतने रह सकते हैं? नहीं, हर एक शेल की अपनी अलग कैपेसिटी है टू होल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है, हर एक शेल के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वेयर एज n इज द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे पहली शेल नंबर 1, तो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल के अंदर रह सकते हैं। सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। बेसिकली हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हर एक शेल एक जॉब है, एक पोस्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट्स जारी किए गए हैं। अब उम्मीदवार बहुत सारे हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, बट सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है। के नाम की पोस्ट के लिए सिर्फ दो सीट्स हैं, एल नाम की पोस्ट के लिए सिर्फ 8 हैं, और एम नाम की पोस्ट के लिए 18 हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड, उसमें कोई भी कटौती या कम ज्यादा नहीं हो सकता है। There is some sort of nuclear energy present inside the atom which holds up electrons, neutrons and protons inside the atom। अब हर एक एटम के अंदर ऐसी कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होती है जो इन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को विद इन द एटम होल्ड करके रखने में मदद करती है। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल इज मोर, electrostatic force is also required for the movement of electrons from one particular atom to another atom। अब क्योंकि इन सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड होती है हमें एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में मूव करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम इट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक एटम के अंदर ही बांधे रखने को,
होल्ड करके रखने को क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। अब हम लोग ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जनरली हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन तक कैसे जाता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कैसे बन सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली एलिमेंट्स का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। जैसे हमारे सामने अगर हम एग्जाम्पल में देखें सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तब जाके क्लोरीन जो है वो एक कंप्लीट कंपाउंड बना। सो बेसिकली दिस इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस चीज को इसीलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कंपाउंड्स इसी तरीके से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन में या एग्जिस्टेंस में आते हैं। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by using chemical methods, that is applying heat, light and electrical energy on them. एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें दो अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस में बांटा नहीं जा सकता। ये किसी भी केमिकल मेथड मतलब चाहे हम इनके ऊपर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, चाहे हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये अपने आप को बांटते नहीं है, स्प्लिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मेथड। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम तोड़ नहीं सकते या स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एटम साथ में जुड़ जाएं तो वो O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल एक एलिमेंट बनाएंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरली हमारे आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरली अकरिंग है, चाहे वो मैन मेड है, उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने देखा कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं उन्हें एक कैटेगरी में डाल दो, और जो वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करती उन्हें दूसरे कैटेगरी में डाल दो। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाइनली अराइज्ड। नाउ ये जो चेंज है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पे किया जा रहा था? ये दो चीजों के बेसिस पे किया जा रहा था, दैट वर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी फिजिकली सीन और टच्ड। ये किसी भी तरीके के फिजिकल चेंज के कारण हमें देखने को मिलती है। वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होती हैं। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तब जाके जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, दे आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप्स के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक तीसरा सब ग्रुप भी इसका बनाया गया है, दैट इज नोन एज मेटलॉइड्स। जनरली जो चीजें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इन मेटलॉइड्स। उन्हें मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अब ये क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके इन डेप्थ पढ़ेंगे।